नमस्कार। आज तारीख है 21 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। सोचिए ज़रा, क्या हो अगर कल सुबह पता चले कि आपके पूरे शहर के पास खाना पकाने के लिए सिर्फ कल दोपहर तक की गैस बची है। बाप रे, सुनने में किसी डिस्टोपियन फिल्म की तरह लगता है। ना? पर सच्चाई ये है कि भारत के पास आज अपना एलपीजी बैकअप सिर्फ 1.5 दिन का है। तो आज हम 3 ऐसे अदृश्य संकटों की बात करेंगे। पहला, भारत की एलपीजी आपूर्ति में छिपी भारी सामरिक कमजोरी, जिसे हम स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी कहते हैं। सही कहा। दूसरा, ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल एविएशन सेक्टर में आने वाले फर्क और बढ़ते एटीएफ दाम का नया नॉर्मल। और तीसरा, एक ऐसी समस्या जो न आसमान में दिखती है न समुंदर में, बल्कि हमारे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में छिपी है, सीखने का संकट। यानी लर्निंग क्राइसिस। और इन तीनों मुद्दों का एक ही उद्देश्य है, इनकी तह तक जाना और इनके पीछे के सिस्टेमिक कारण समझना। तो चलिए इसे थोड़ा खुलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी रसोई और जियोपॉलिटिक्स से। हाँ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। अगर मैं पिछले साल का डेटा देखूं ना, तो भारत ने लगभग 33.15 मिलियन टन्स एलपीजी कंज्यूम की। पर यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? क्या? इस टोटल कंजम्पशन का सिर्फ 40% ही हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ, बाकी का 60% हमने इंपोर्ट किया है। मतलब हमारी मांग हमारे उत्पादन का लगभग 250% हो चुकी है। का पूरा राशन पड़ोसी की दुकान पर निर्भर हो, और उस पड़ोसी के मोहल्ले में रोज झगड़ा हो रहा हो। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? खासकर तब जब हमारा 90% इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। वो रास्ता तो अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहा ना। देखिए, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समस्या इंपोर्ट करना नहीं है। दुनिया के और भी बहुत देश इंपोर्ट करते हैं। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या है उस इंपोर्ट का इस्तेमाल। भारत में ना कमर्शियल एलपीजी का हिस्सा 10% से भी कम है। बाकी सारा कहाँ जाता है? सीधे घरेलू रसोई में। ओह अच्छा। अब सोचिए, एक फैक्ट्री अपना काम 2 दिन के लिए रोक सकती है, या किसी और फ्यूल पर स्विच कर सकती है, पर रसोई नहीं रुक सकते ना। सही बात है, परिवार को रोज खाना तो पकाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए ये सिर्फ इंपोर्ट का मसला नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ी सामरिक कमजोरी बन गया है। पर मुझे एक बात बताइए, जापान, साउथ कोरिया और चाइना भी तो इंपोर्ट करते हैं, तो क्या उन पर भी एक खतरा मंडरा रहा है? यही तो अंतर है। अगर हम जापान की बात करें तो उनका इंपोर्ट परसेंटेज भारत से भी ज्यादा है, पर उनका सिस्टम बिल्कुल अलग है। वो कैसे? वहाँ एलपीजी सिर्फ 40% घरों में यूज होती है, बाकी के 55% घर इलेक्ट्रिसिटी और सिटी गैस पर निर्भर करते हैं। और सबसे जरूरी बात, जापान के पास आज 108.3 दिनों का एलपीजी स्टॉक है। वेट, सच में? 108 दिन? हाँ, मतलब अगर इंपोर्ट बंद भी हो जाए तो उनका देश 3.5 महीने आराम से चल सकता है। बाप रे। और हमारे पास कितना बैकअप है? हमारे पास विशाखापट्टनम और मंगलुरु में डीप अंडरग्राउंड कैवन स्टोरेज है, जिसमें सिर्फ 1,40,000 टन गैस आ सकती है। ये हमारी डिमांड के हिसाब से करीब 1.5 दिन का बैकअप है। सिर्फ 1.5 दिन? हाँ, और अगर देश के सारे बॉटलिंग प्लांट्स और रिफाइनरीज को भी मिला लेना तो ओवरऑल ऑपरेशनल टैंकेज सिर्फ 15 दिन की है। ये तो सच में बहुत डरावना है। और चाइना का क्या सिस्टम है? चाइना में जो एलपीजी इंपोर्ट होती है वो ज्यादातर पेट्रोकेमिकल्स के लिए यूज होती है, रसोई के लिए नहीं। तो उनकी आम जनता की रसोई सेफ है। अच्छा, मतलब हम अपने जस्ट इन टाइम मॉडल के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जहाज आया, गैस भरी और सीधे घर पहुंचा दी। एग्जैक्टली। जब तक शांति थी ये सस्ता मॉडल था, पर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात देखकर हमें समझना होगा कि एफिशिएंसी के चक्कर में हम रेजिलियंस भूल गए। तो इस वल्नरेबिलिटी से निकलने का रास्ता क्या है? क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो जो हमारे घरेलू मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन, उन्हें सिर्फ रसोई के लिए रिजर्व करना चाहिए। कमर्शियल यूज के लिए इंडस्ट्रीज अपना इंपोर्ट खुद मैनेज करें। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। दूसरा, हमें जल्द से जल्द 14 से 21 दिनों का बफर तैयार करना पड़ेगा, यानी करीब 1.3 से 1.9 मिलियन टन्स का स्टॉक। और मुझे लगता है इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी काम आ सकती है ना? सरकार पहले गिव इट अप स्कीम लाई थी सब्सिडी के लिए। बिल्कुल। अब हमें गिव इट अप 2.0 स्कीम लानी चाहिए, जहां फोकस सब्सिडी छोड़ने पर नहीं बल्कि एलपीजी छोड़ने पर हो। अच्छा, मतलब इंडक्शन की तरफ जाना। हाँ, जहां 24 घंटे बिजली है वहां लोगों को इंडक्शन और इलेक्ट्रिक स्टोव्स पर शिफ्ट करने के लिए इंसेंटिव्स देने चाहिए, ताकि एलपीजी पर अकेली निर्भरता खत्म हो सके। ये सच में एक बेहद प्रैक्टिकल समाधान है। और देखिए, जिस तरह वेस्ट एशिया के हालात हमारी रसोई तक पहुंच रहे हैं ना, ठीक उसी तरह यही जियोपॉलिटिक्स हमारे आसमान और हवाई यात्रा को भी हमेशा के लिए बदल रही हैं। हाँ, एविएशन सेक्टर पर इसका असर तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल। अगर आप दिल्ली के आईजीआई पोर्ट पर फ्लाइट्स के डिलेज देखें तो लोगों को लगता है कि मौसम खराब है, पर असली वजह ईरान युद्ध और वेस्ट एशिया के ऊपर एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हैं।
सही दिशा में सोच रही हैं आप। यह मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। रूट्स बदले जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट्स 2 से 8 घंटे लंबी हो गई हैं। और 8 घंटे हवा में ज्यादा रहने का मतलब पता है? लाखों लीटर ज्यादा जेट फ्यूल जलना। वही तो, जेट फ्यूल जिसे हम ATF कहते हैं, उसका दाम लगभग 195 से 197 डॉलर पर बैरल पहुंच गया है। टिकट के दाम 10 से 20% बढ़ गए हैं। और इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही 3 से 5% होता है। वही तो मैं सोच रही थी, जब फ्यूल कॉस्ट ही 25 से 40% हो, तो ये इंडस्ट्री इस झटके को बर्दाश्त कैसे करेगी? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी परेशानी है? नहीं, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये इनएफिशिएंसी अब एक नया नॉर्मल बन रही है। नया नॉर्मल? वो कैसे? देखिए, एस्पेस क्लोजर की वजह से जो मार्जिनल लॉन्ग हॉल रूट्स है ना, जहां पहले से ही प्रॉफिट कम था, वो बंद हो सकते हैं। ओ, मतलब डायरेक्ट कनेक्टिविटीज टूट जाएंगी। हाँ, और सिर्फ रूट्स नहीं, ट्रांजिट हब्स भी बदल जाएंगे। वेस्ट एशिया के ट्रेडिशनल हब्स जैसे दुबई या दोहा अपना रुतबा खो सकते हैं। और देखिए, हम यहाँ स्ट्रिक्टली आर्थिक प्रभाव पर बात कर रहे हैं, किसी देश की नीति का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल, हम सिर्फ इकोनॉमिक्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो इन हब्स की जगह कौन लेगा? इनकी जगह अब तुर्की, साउथ ईस्ट एशिया या फिर अपना भारत ले सकता है। भारत ले सकता है, पर हमारी एयरलाइंस तो खुद यूरोप और अमेरिका फ्लाइट्स के लिए इन कॉरिडोर्स पर निर्भर हैं। हाँ, और ये हमारे लिए चुनौती भी है और एक अवसर भी। चुनौती इसलिए क्योंकि ATF पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है ना, और करेंसी डिप्रिसिएशन भी एक फैक्टर है। एग्जैक्टली। लेकिन अवसर इसलिए है क्योंकि अगर हम ATF टैक्सेशन को ठीक करें और बायलैटरल एग्रीमेंट्स को दोबारा नेगोशिएट करें, तो भारत इस शिफ्टिंग ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, मतलब हम इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का फायदा उठाकर एक ग्लोबल एविएशन हब बन सकते हैं? बिल्कुल। एयरलाइंस को अब इस अनसर्टेनिटी को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाना ही होगा। ये नया बिजनेस रियलिटी है। ये तो सच में एक बड़ा बदलाव है। जियोपॉलिटिक्स की वजह से हम आसमान और रसोई की समस्याओं को देख भी रहे हैं और रिएक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अब हम अपने तीसरे मुद्दे पर आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा अदृश्य है। हाँ, हमारे देश के अंदर हमारे प्राइमरी स्कूल्स में एक ऐसा संकट है जिसे हम पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। आप एजुकेशन क्राइसिस की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। आसर रिपोर्ट्स का हवाला दें तो भारत एक बहुत बड़े लर्निंग क्राइसिस से गुजर रहा है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN में थोड़ा सुधार तो है, पर जमीन पर कोई अर्जेंसी नहीं दिखती। अर्जेंसी की तो बहुत कमी है हमारे सिस्टम में, है ना? सरकार ने निपुण भारत मिशन चलाया, प्रधानमंत्री ने ओरल रीडिंग फ्लुएंसी पर जोर दिया, फिर भी स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज में आज भी सिर्फ बिल्डिंग्स और टॉयलेट्स की बात होती है। बच्चों की पढ़ने की क्षमता पर कोई बात नहीं होती। हाँ, क्योंकि बिल्डिंग्स दिखती हैं, लर्निंग नहीं दिखती। यही तो प्रॉब्लम है। अगर हम ऑक्सफोर्ड के राइज प्रोग्राम के वियतनाम वाले केस को देखें ना, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत जैसा नहीं है। फिर भी वहाँ के बच्चों के लर्निंग आउटकम्स बेहद शानदार हैं। क्योंकि वहाँ का सिस्टम चाहता था कि बच्चे सीखें। एग्जैक्टली। वियतनाम में सिस्टम चाहता था, तो भारत में इतने फंड्स के बाद भी ये वांटिंग टू वाली फीलिंग ग्राउंड लेवल पर गायब क्यों है? इससे एक बेहद अहम सवाल खड़ा होता है, जो है सेलियंस का कॉन्सेप्ट। सेलियंस, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। सेलियंस का मतलब है किसी समस्या का इतना प्रमुख होना कि लोग एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएं। भारत के एजुकेशन में इसकी भारी कमी है, जिसके 6 मुख्य कारण हैं। अच्छा, वो 6 कारण क्या है? सबसे पहला है अदृश्य संकट। इसे एक पोर्टहोल की तरह सोचिए। सड़क पर गड्ढा होता है तो दिखता है ना? हाँ, गाड़ी हंसती है तो हम तुरंत कंप्लेन करते हैं। पर पढ़ाई में कमी दिखती नहीं है। बच्चा चुपचाप बोर्ड से कॉपी कर रहा है तो पेरेंट्स और टीचर को लगता है कि वो पढ़ रहा है। ओ, जबकि उसे उस सेंटेंस का मतलब ही नहीं पता होता। बिल्कुल। दूसरा कारण है पावर एसिमेट्रीज, यानी शक्ति का असंतुलन। बच्चों की अपनी कोई आवाज नहीं होती, उनका वोट नहीं होता। और अकाउंटेबिलिटी हमेशा टॉप डाउन रहती है, बॉटम अप कभी होती नहीं। सही पकड़ा आपने। अब तीसरे कारण पर आते हैं, स्केल का अंदाजा ना होना। सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा कि संकट कितना बड़ा है। इसका कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, एक बहुत बढ़िया किस्सा है। एक सिविल सर्वेंट ने अपने सीनियर ऑफिशियल को बहुत खुशी से बताया कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव में ग्रेड 5 के बच्चों की रीडिंग फ्लुएंसी 20% से 65% हो गई है। तो ये तो अच्छी बात है ना, सुधार तो हुआ, हमें ऐसा लगता है। पर उनके सीनियर ऑफिशियल का रिएक्शन था, क्या मतलब अभी भी 35% बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? ओह वाओ, उन्होंने उस 35% पर ध्यान दिया। हाँ, ये दिखाता है कि हम C- ग्रेड पर खुश हो जाते हैं, जबकि क्राइसिस का स्केल बहुत बड़ा है। चौथा कारण है जिम्मेदारी का गलत बंटवारा। वो कैसे? स्कूलिंग को सरकार का काम माना जाता है, पर जब बच्चा सीख नहीं पाता तो सारा दोष बच्चे या उसके परिवार पर डाल दिया जाता है। अरे हाँ, हमेशा यही सुनने मिलता है कि बच्चा ही ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। और पांचवा कारण है ईगो या डिस्कम्फर्ट। सोचो, एक एजुकेटर ने इतनी मेहनत करके एनरोलमेंट बढ़ाया, अब उसे ये मानने में परेशानी होती है कि बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं पर सीख कुछ नहीं रहे। सच का सामना करना मुश्किल होता है। और आखिरी कारण क्या है? आखिरी है
फैटलिज्म, यानी एक ऐसी निराशावादी सोच की अब सिस्टम ऐसे ही चलेगा, कुछ बदल नहीं सकता। बाप रे, ये तो सच में गंभीर समस्या है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान बिल्कुल मौजूद है। एक अप्रोच है टीचिंग एट द राइट लेवल, यानी टार। बच्चों को उनके सीखने के लेवल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। और इस अदृश्य संकट को दृश्यमान कैसे बनाएं? उसके लिए सबसे जरूरी है विलेज लेवल पर माइक्रो असेसमेंट्स करना। अच्छा, मतलब गांव के लेवल पर टेस्टिंग। हाँ, जब एक पेरेंट अपनी आंखों से देखेगा कि उसका 5th क्लास का बच्चा 2nd क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहा, तब ये मुद्दा सच में सेलिएंट बनेगा। फिर सिस्टम को एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पर अगर हम आए तो इन तीनों मुद्दों में एक कॉमन थ्रेड दिखता है मुझे। बिल्कुल दिखता है। चाहे एलपीजी इंपोर्ट की लगातार बढ़ती सामरिक निर्भरता हो या एविएशन सेक्टर में राउट्स का बदलना हो जिसे हमने नया नॉर्मल मान लिया है, या फिर एजुकेशन में लर्निंग आउटकम्स का अदृश्य संकट हो, हम कमजोर तब तक हैं जब तक हम इन स्ट्रक्चरल खामियों को देखकर भी उन्हें इग्नोर करते रहेंगे। सही कहा। और आदत के गुलाम बनना सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं आप सबके सामने एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। अगर गांव के लेवल पर टेस्ट होने से हम एजुकेशन की असलियत देख पाते हैं और इंडक्शन पर शिफ्ट होने से हम अपनी रसोई की निर्भरता को समझ पाते हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? तो क्या सभी विषयों में सबसे बड़ा समाधान यही है कि हर आम नागरिक के सामने इन अदृश्य समस्याओं को पूरी तरह दृश्यमान बना दिया जाए? क्या हमें पॉलिसी मेकिंग को एक कार के डैशबोर्ड की तरह बनाना पड़ेगा जहां बेसिक फेलियर्स तुरंत लाल रंग में ब्लिंक करें? ये बहुत ही गहरा सवाल है, ताकि हम आदत के गुलाम बनने से बच सकें। बिल्कुल, ताकि हम इन वार्निंग्स को इग्नोर ना करें। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार।